हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो एनटीएससी के एग्जाम में आता है। सेट मैथमेटिक्स का ये टॉपिक रहेगा। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों में ये पेपर कवर करना होता है। हम आज के इस टॉपिक में बेसिक्स टू एडवांस आपको डिस्कस करेंगे इसको। बेसिक टू एडवांस का मतलब क्या होगा? बेसिक मीन्स जो ज़्यादा यूजफुल होगा फॉर दी बोर्ड पर्पज, और एडवांस मीन्स जो ज़्यादा यूजफुल होगा फॉर दी एनटीएससी पर्पज। ओके, तो हम आज के सेशन को शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी में। देखिए, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, एज यू लाइक। पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है? एक चीजें होती हैं प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई, जैसे कि एक टॉपिक है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंट एंड द रैंडम एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट मीन्स or experiment which happen with the all known outcomes। means जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता होता है कि हम इससे क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट? बट what is the random experiment? We are doing the experiment, but we don't know that what we will give the outcomes, that is the result. So this is the very basic difference between the experiment and random experiment। एक्सपेरिमेंट को मैंने आपको बताया कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट यानी कि जिसके आउटकम्स यानी कि जिसका रिजल्ट हमें पता होता है, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। बट द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो दैट व्हाट वी विल गेट। ओके, just you get the definition of this random experiment. An experiment is called random experiment if it is satisfy the following two conditions. First, वन पॉसिबल आउटकम से ज्यादा आपके पास पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर एक ही आउटकम आपके पास होगा, जैसे शोले की पिक्चर में ले लिया जाए, एक सिक्का था जिसपे दोनों तरफ ही हमारे पास हेड ही हेड था। मीन्स अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें आना तो हेड ही है। इसका मतलब यह है कि वी आर डूइंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट बट द आउटकम्स आर द सेम विद द ऑल सिचुएशंस। दैट मीन्स दिस एक्सपेरिमेंट विल नॉट कंसिडर्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। The second thing is that it is not possible to predict the outcomes in advance. This is the very basic idea about the random experiment. You cannot predict the outcomes, और कहूं तो मैं एक रिजल्ट। ओके, इसको एक अलग तरीके से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वी डोंट नो अबाउट द रिजल्ट्स, then the experiment is called random experiment। very basic things depend on the random experiment। कौन से एक्सपेरिमेंट रैंडम होंगे नहीं होंगे, ये सब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होता है। बात कर लेते हैं हम आउटकम्स की, क्योंकि यहाँ आउटकम्स की बात की गई है। तो व्हाट इज द आउटकम्स? एज यू लाइक, द आउटकम्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। इसमें लिखा हुआ है पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। जैसे इसमें बोला गया कि थ्रोइंग ए डाइस, एक डाइस को फेंका जाता है तो उसके पास जो पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम्स होंगे वो 1 से लेकर के कितने होंगे? 6। नेक्स्ट, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे पास आउटकम्स क्या होंगे? हेड एंड टेल। सो दीज आर द आउटकम्स, रिजल्ट्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलिए, तो सैंपल स्पेस डिस्कस करते हैं। सैंपल स्पेस में क्या होता है? सैंपल स्पेस कलेक्शन ऑफ आउटकम्स होता है, दैट इज द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। set of the all possible outcomes of the random experiment is called the sample space। सैंपल स्पेस को नॉर्मली अपन एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि एस सिंबल जो होता है वो सैंपल स्पेस फर्स्ट लेटर है, इस वजह से। बाकी तो सैंपल स्पेस में आपने जो मेन चीज है वो ये है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं सैंपल स्पेस से रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। जैसे मैंने एक सैंपल स्पेस डिस्कस करना है। अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, टॉस ए कॉइन, ठीक है, इससे मुझे क्या क्या आउटपुट मिलने वाले हैं? एक हेड मिलने वाला है, एक टेल मिलने वाला है। दैट मीन्स दिस इज द सैंपल स्पेस। थ्रो ए डाइस, अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया है तो इससे जो सैंपल स्पेस मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? इसमें पॉसिबल, क्योंकि इसमें जो नंबरिंग होती है डाइस में वो 1 से लेकर के 6 तक की होती है, और एक बार में आप एक ही किसी आउटपुट को फाइंड आउट कर पाओगे। तो आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। दीज आर द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटकम्स, एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज
is said to be sample space as like okay. अगर मैंने डेक ऑफ कार्ड्स की मैं बात करूं, यानी कि पत्तों की जो गड्डी होती है, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन ए डेक? 52 कार्ड्स. Okay, these are the many several cards in form of 4 cards. You know, स्पैड होता है, क्लब्स होते हैं, डायमंड्स होता है एंड हर्ट होता है. उसमें 13 कार्ड्स आते हैं, बट वी विल डिस्कस आफ्टर व्हेन एवर द क्वेश्चन विल बी डिस्कस अबाउट द रिलेटेड टू द कार्ड्स. सो हियर द टॉपिक इज दैट how can create the sample space. Sample space cover the all 52 letters which write in the different way of the cards. तो इसमें जो 52 कार्ड्स होंगे वो सबके सब एज अ पॉसिबिलिटी होंगे. मैं कहूं कि इन डेक ऑफ कार्ड में से मुझे कोई एक कार्ड ड्रॉ करना है. ओके, तो कार्ड ड्रॉ करने का मतलब क्या है? यू कैन सिलेक्ट एनी कार्ड, राइट? सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 52 पॉसिबिलिटीज आर देयर. दैट मीन्स the sample space for this experiment, whenever we want to draw a card from a deck of card, so we will cover the all 52 cards in the sample space. Okay, very simple, it is not the tough. जैसे टॉस ए कॉइन की मैं बात कर रहा था, एक कॉइन मैंने टॉस किया, ठीक है, तो इसमें मुझे क्या मिला टॉस ए कॉइन में? दिस इज द वेरी सिंपल थिंग, हेड एंड टेल इज द आउटकम वैल्यूज. नेक्स्ट, टॉस टू कॉइन्स की मैं बात करूं यहां पे, या फिर अ कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, द सेम थिंग हैपन. से सपोज मैं इसको डिस्कस करता हूं आपके लिए कि दिस इज द कॉइन एंड सपोज दिस इज टॉस. टॉस करने के बाद आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा. अब मुझे इस टॉस को 2 टाइम्स अगर टॉस करना है तो मैं इसको एक बार फिर से, तो हेड एंड टेल मिलेगा. नाउ द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में क्या आएगा? हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा एंड टेल टेल आ जाएगा. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर गेटिंग द सैंपल स्पेस व्हेन इट टॉस अ कॉइन 2 टाइम्स. नेक्स्ट, अगर मैं इसी कॉइन को 3 टाइम टॉस करूंगा, तो 3 टाइम टॉस करने पर मुझे जो सैंपल स्पेस मिलेगा, एक बार मैं सैंपल स्पेस यहां पे लिख देता हूं, हेड 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 मिलेगा. यू कैन ट्राई विद द सेम मेथड. एक कॉइन है, उसको 3 टाइम्स अगर टॉस किया जा रहा है तो हेड हेड टेल मिलेगा, फिर हेड हेड टेल मिलेगा, फिर हेड टेल हेड मिलेगा, हेड टेल टेल मिलेगा, टेल हेड हेड मिलेगा, टेल टेल हेड मिलेगा, टेल हेड टेल मिलेगा और टेल 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 मिलेगा. सो दीज आर द पॉसिबिलिटी फॉर द normally for getting the sample space whenever we are throwing a dice, or sorry, toss a coin 3 times. Got it my point? Next, एक और मैं इसमें डिस्कस करूंगा थ्रो ए डाइस को, राइट? थ्रो ए डाइस के केस में आपको जो आउटकम्स मिलते हैं नॉर्मली 1 2 3 4 5 6. देखिए, एक प्रीवियस जो मैं डिस्कस कर रहा था उसको मैं अलग से लिख देता हूं एक लाइन में. आप एक सिक्के को 2 टाइम टॉस करिए, यानी कि टॉस ए कॉइन 2 टाइम, टॉस ए कॉइन 2 टाइम्स, या और लगा के लिखता हूं मैं 2 कॉइन्स टॉस टूगेदर. आउटपुट वैल्यू जो होगी दैट इज द सैंपल स्पेस. इन बोथ केसेस विल बी सेम. Similar thing with the happening when a toss a coin 3 times or 3 coin toss together, right? तो जब इस तरीके से साइमल्टेनियसली 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, सैंपल स्पेस इन दोनों केसेस में सेम आएगा. इसी प्रकार अपन जब थ्रो ए डाइस की बात करते हैं तो सैंपल स्पेस हमारा 1 से लेकर के 6 तक के आउटपुट्स को गैदर करता है. बट जब हम थ्रो 2 डाइस करते हैं, यानी कि 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए या एक डाई को 2 बार फेंका जाए, द सेम थिंग विल हैपन सेम, राइट? अगेन दिस थिंग, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा था कि जब 2 डाई हम एक साथ फेंकें, यानी कि 2 डाइस,
थ्रो साइमल्टेनियसली, और मैं क्या कहूं कि वन डाइस थ्रो 2 टाइम्स। इन दोनों केसेस में आप समझ रहे होंगे कि जो हमें आउटपुट का कलेक्शन मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है। मैं एक बार पहले पेयर लिख देता हूं, उन्हें मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करूंगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। नेक्स्ट क्या आने वाला है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। एंड सिमिलरली इसी तरह चलता जाएगा। लास्ट में जो कलेक्शन बनेगा उसमें आ जाएगा तुम्हारा 6 1 6 2 एंड डॉट 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 6 6। सो दीज आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अगर इनकी नंबरिंग का तुम पूछोगे तो नंबरिंग कितनी होगी इनकी 36। ओके, चलिए ऐसे कैसे हुआ। मैं दो चीजें इधर डिस्कस करता हूं, एक लाइन बीच में ड्रॉ कर लेते हैं। मैं नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स, देखिए नंबर ऑफ आउटकम्स इन केस ऑफ कॉइन की बात करूंगा मैं, ठीक है। जब एक सिक्का उछाला जाएगा तो नंबर ऑफ आउटकम्स 2 आएंगे। जब 2 कॉइन उछाले जाएंगे, एक कॉइन, ओके, तो 2 आए। 2 कॉइन को अगर टॉस किया गया एक साथ तो 4 आएंगे। 3 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा एक साथ कॉइन्स, तो कितने आएंगे 8 आएंगे। तो इसका मतलब एक पैटर्न सा हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि n कॉइन अगर एक साथ आप थ्रो करते हो या, तो इससे आपको कितना मिलेगा 2 to the power n। क्यों? क्योंकि इससे एक पैटर्न बन रहा है 2 to the power 1, ये बन रहा है आपका 2 to the power 2, ये बन रहा है आपका 2 to the power 3। दैट मीन्स जब आप n कॉइन एक साथ टॉस कर रहे होंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो 2 to the power कितने होंगे n होंगे, राइट। क्लियर है ये पॉइंट। ये चीज मैं आपको पहले ही बोल चुका था। थ्रो ए डाइस में भी यही सेम मैटर है। थ्रो ए डाइस में क्या होगा, एक डाइस थ्रो करने पर आपको, यानी कि एक डाइस अगर थ्रो कर रहे हो तो कितने आपको आउटकम्स मिलेंगे 6। 2 डाइस अगर थ्रो करोगे तो आपको कितने मिलेंगे 6 to the power 2, दैट इज 36। 3 करोगे ऐसे ही, अगर एन डाई अगर आप थ्रो कर रहे हो तो आपको कितने मिल जाएंगे यहां से 6 to the power n। so it is a very simple thing that how can getting the sample space, okay। sample space it's depend on, बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो सेट थ्योरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। बिकॉज प्रोबेबिलिटी जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आधे से ज्यादा चीजें तो सेट थ्योरी से रिलेटेड होती हैं, और बचा हुआ जो आधा हिस्सा होता है दैट विल डिपेंड ऑन द लॉजिक ऑफ माइंड, that how can create the favorable outcomes, how can create the total outcomes। because whenever you getting the total number of outcomes and favorable outcomes, easily you get the probability of any events, right। so very simply that कि आपको जब भी probability से related किसी चीज को डिस्कशन करना है, so you need to read some concept related to the set theory, right। so if you have the idea about the set theory then good, if you don't have the idea about the set theory then you need to read some concept related to the set subset power set, these are the very basic things, okay। चलिए तो इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें इवेंट्स की डेफिनेशन होती है एनी सबसेट ई ऑफ ए सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड ए इवेंट। एक्चुअल में क्या है, जब भी आप सैंपल स्पेस की बात करते हो तो सैंपल स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, है ना, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। जैसे मैंने टॉस ए कॉइन किया तो हेड टेल आपके पास सैंपल स्पेस बना। जब 2 टाइम्स किया तो हेड हेड आया, हेड टेल आया, टेल हेड आया और टेल टेल आया। इसमें से अगर मैं एक कलेक्शन ले लूं ये वाला, जिसमें मैं लिखूं ई इज इक्वल टू, क्योंकि सबसेट की बात हो रही है, दिस इज द सैंपल स्पेस, ओके। ये समझ में आएगी आपकी लैंग्वेज जब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू लेके जाऊंगा। मैंने कहा कि अगर मैं कलेक्शन लेता हूं हेड हेड एंड टेल टेल, इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट जो ई है ये किसका सबसेट बन गया, ये सबसेट बन गया हमारे एस का, इसका मींस ये जो ई है दैट विल बिकम द इवेंट।
बात क्लियर हुई होगी आपको? ठीक है। इवेंट्स के कुछ टाइप भी होते हैं। अब जैसे थ्रो ए डाइस है, थ्रो ए डाइस में सैंपल स्पेस क्या बनता है? 1 2 3 4 5 6। लेकिन मैंने एक इवेंट बनाया और इस इवेंट में लिखा कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ प्राइम्स। बताओ जरा मुझे इस इवेंट के क्या कलेक्शन आएगा? इसमें 2 आएगा, 3 आएगा एंड 5 आएगा। सो दिस इज द कलेक्शन। और ये पूरा का पूरा कलेक्शन यहां बैठा हुआ है, इसका मतलब दिस इज द इवेंट फॉर दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए इवेंट्स के कुछ टाइप होते हैं जो मैं इधर राइट साइड में डिस्कस कर देता हूं आपसे। एक एक लाइन के हैं, बहुत सिंपल से। जैसे कि एक सिंपल इवेंट होता है, बच्चों पता होगा सिंपल इवेंट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन में अगर आपने पढ़ा होता। इसको एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं, है ना, एलिमेंट्री इवेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसमें केवल एक ही आउटकम है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसी के बेसिस पे यहां जो कलेक्शन बनाया होता, सपोज हेड हेड का बनाया होता, इसका मतलब ये होता कि यहां केवल देखिए, यहां टोटल 4 आउटकम्स थे, लेकिन यहां मैंने केवल एक ही आउटकम लिया, हेड हेड। इसका मतलब ये है कि ये जो इवेंट है ये एक सिंपल इवेंट है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? इसको एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। ठीक है। जो सैंपल स्पेस होता है वो यूनियन ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स का एक यूनियन भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। ये जबरदस्त रोल प्ले करता है प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। वाओ, वैसे इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो बहुत सिंपल सी है। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी सर्टेनिटी हो ही हो कि ये इवेंट तो हैपन होना ही है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट आता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। मैंने कहा कि अगर मैं कह रहा हूं कि एक थ्रो ए डाइस की ही बात कर लेते हैं इसकी, है ना। इस थ्रो ए डाइस के केस में मुझे बोला गया कि एक ऐसा इवेंट बनाइए, मैं इसके सामने ही लिख देता हूं, x सच दैट x इज लेस देन इज इक्वल टू 6, है ना। बताओ जरा इस इवेंट्स के बारे में, क्या क्या कलेक्शन आने वाला है? दैट इज 1 आने वाला है, 2 3 4 5 6। अब सोच के मुझे इतनी चीज बता दो बस कि इस इवेंट में कोई ऐसी आउटपुट वैल्यू है जो सैंपल स्पेस में नहीं है? सब कुछ है। मतलब ये इवेंट कैसा इवेंट हो गया? श्योर इवेंट। मींस इसको तो हैपन होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि जितने भी आउटकम्स आपके आएंगे उन सबको 6 से तो कम होना ही है, और वो 6 से सारे नंबर्स इसी सैंपल स्पेस में आने हैं। इसका मतलब क्या है? वो श्योर इवेंट बन जाएगा। और देखो इसी को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। कैसे बदल देता हूं? इस x को ग्रेटर देन 6 कर दो बच्चों। अगर x को ग्रेटर देन 6 करोगे तो मींस क्या है कि एक ऐसा इवेंट बताइए जिसमें जो भी आप आउटपुट वैल्यू ले रहे हो x, उसकी वैल्यू कितने से बड़ी होनी चाहिए? 6 से। सोचो जरा कि सैंपल स्पेस में कोई ऐसी वैल्यू है जो 6 से बड़ी है? नहीं है ना। तो क्या इस इवेंट में कुछ आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये इवेंट कैसा हो जाएगा? एम्पटी हो जाएगा। एम्पटी हो जाएगा तो इसी एम्पटी इवेंट को ही हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। मेरी समझ में आ गई होगी बात? प्रोबेबिलिटी के केस में श्योर इवेंट क्या होता है? जो पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर लेता है। और इम्पॉसिबल इवेंट होता है जो एम्पटी सेट रह जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मैं आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स इनको भी मैं आगे एक नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करूंगा। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पर हम आ जाते हैं कि ये क्या है डेफिनेशन किसी प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है। देखिए, बहुत बेसिक सी थ्योरी में ये कहा गया है, यानी कि जिसको हम क्लासिकल बोलते हैं। क्लासिकल का मतलब बच्चों समझ में आ गया होगा, जो बहुत पुराने, जैसे क्लासिकल सॉन्ग होते हैं ऐसे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है। इसको क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं, है ना। क्या कहती है क्लासिकल अप्रोच? सपोज करिए कि मेरे पास एक सैंपल स्पेस था, उस सैंपल स्पेस को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया एस से। बच्चों अगर मेरे पास देखिए, अगर इसके पास ये फाइनाइट सैंपल स्पेस होगा तो इसको मैं कुछ नंबरिंग से रिप्रेजेंट कर देता हूं एन एस से, और इसकी टोटल नंबरिंग बना देता हूं मैं एन। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हैं मेरे पास? एन। अब मैंने एक इवेंट लिया, इवेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सपोज करिए ई से, तो इसमें भी कुछ फेवरेबल होंगे, यानी कि इसमें भी कुछ नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, तो मैंने उन नंबर ऑफ आउटकम्स को बोल दिया एम। देन अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई,
इसको लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से। क्या होता है? m अपॉन n। अब ये m क्या है? m होते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये सारे के सारे आउटकम्स कैसे हैं? फेवरेबल। कौन से? m, जो किसको फेवर कर रहे हैं? उस इवेंट e को। और इधर आते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, यानी कि किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? m अपॉन n होती है। मेरी बात समझ में आ गई होगी? m का मीन क्या है? फेवरेबल आउटकम्स, जो तुम्हें यानी कि इवेंट्स को फेवर कर रहे हैं, और n का मतलब है आपके पास जो टोटल आउटकम्स होंगे, यानी कि सैंपल स्पेस। एक तो बात हो गई कि इस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करी, है ना। अगर मान लीजिए यही मना कर देता कि मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, ई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ई के अलावा जो कोई कॉम्प्लीमेंट होगा। देखिए, आपको पता होगा वैसे तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ई, ये सबसेट किसका है? सपोज करिए सैंपल स्पेस का, है ना। और मैं एक ई कॉम्प्लीमेंट बनाता हूं। ई कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जब मैं ई के साथ करूंगा तो मुझे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? ओके, देखिए तो यानी कि ये कह रहा है कि मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सोचो कि जो चीज यहां होगी वो यहां होगी ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हो ना? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो चीज ई को फेवर कर रही होगी वो ई कॉम्प्लीमेंट को फेवर नहीं करेगी। मींस अगर मैं कहता हूं कि ई को फेवर करने वाले एलिमेंट्स एम है ना। ई को फेवर करने वाले एलिमेंट्स कितने? देखिए, टोटल कितने एलिमेंट्स थे? एन। और इस पूरे के पूरे में से यहां तक का सपोज करिए कलेक्शन किसको फेवर कर रहा है? एम को। सपोज ये हैं जो ई को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये किसका है? इसमें ई कॉम्प्लीमेंट का, राइट। किसका पार्ट है ये? ई कॉम्प्लीमेंट का। जो कितना है? ये कितना है? टोटल कितना था? एन। तो ये रह कितना गया? एन माइनस एम। ठीक है। तो आपको जब ई कॉम्प्लीमेंट के प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसको फेवर करने वाले कितने रह गए? एन माइनस एम। और इसको फेवर टोटल कितने थे? एन। इसको जब आप एक रिजल्ट में बांधोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो आपने लिखी कितनी? एम अपॉन एन। और इधर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो एन माइनस एम अपॉन एन। इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 माइनस एम अपॉन एन आ जाएगा। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और कहूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितना आता है? 1 आता है बच्चों। रिजल्ट नोट कर सकते हो। एक और बेसिक सी चीज यही डिस्कस करेंगे किसी भी इवेंट के रिलेटेड। मैंने कहा कि इस एम की वैल्यू जो है, क्योंकि ये फेवरेबल आउटकम्स है ना, फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स कहां से आते हैं? सैंपल स्पेस से। इनकी कभी भी वैल्यू किससे बड़ी नहीं हो सकती? एन से। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कि मैं ये कहूंगा कि जो एम की वैल्यू हमेशा किससे छोटी होती है? एन से। और बड़ी किससे होती है? 0 से। आप इसमें पूरे के पूरे में एन का भाग देते जाओ। इधर एन का डिवाइड करो, इधर भी एन का डिवाइड करो, इधर भी एन का डिवाइड करो। बच्चों ये कितना आ जाएगा? 0। ये क्या बन गया? एम अपॉन एन बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और इधर क्या बन गया? 1। मींस किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती और 0 से कम नहीं होती। नोट कर सकते हो आप इसको, ठीक है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ओके, अब यहां दो बातें आती हैं। मैंने आपको बोला था कि श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। और अगर कोई इवेंट श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये बैक में मतलब एक दूसरे को इंप्लाई नहीं करते। ऐसा मत सोच लेना कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो वो इम्पॉसिबल ही होगा। इट इज नॉट। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में ऐसा होता है, ठीक है, कि जब भी कोई इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है।
श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। नेक्स्ट देखो अब प्रोबेबिलिटी के और रिलेटेड कुछ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपसे ले लेता हूं। मैंने कहा कि थ्रो ए डाइस या ड्रॉन ए कार्ड, ठीक है, ड्रॉ ए कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स, डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से मुझे कार्ड ड्रॉ करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? देखो जो सैंपल स्पेस बनेगा, मैंने अभी बताया था कि इसकी जो नंबरिंग होगी, नंबरिंग ऑफ दिस सैंपल स्पेस, ये तो 52 हो जाएगी। और फेवर करने वाले आपके पास केवल कितने होंगे? एक, क्योंकि आप तो एक ही कार्ड निकाल रहे हो ना, तो जो फेवरेबल एलिमेंट्स होंगे, फेवरेबल आउटकम्स होंगे, वो तो 1 आएगा। मींस फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1। तो आपको यहां जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी इस चीज की, ड्रॉ अ कार्ड की प्रोबेबिलिटी, किसी भी ऐसे इवेंट की जब आप केवल एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। लेकिन सपोज करिए मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया है ना, और मैंने ये शर्त लगाई कि वो जो कार्ड मैंने ड्रॉ किया है दैट वाज अ किंग। सपोज करिए कि जो मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया यहां से डेक ऑफ कार्ड में से, उसके लिए मैंने आपको बोला कि ये क्या चीज है, ये है आपका किंग। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो अभी आप कार्ड ले रहे हो, देखो यहाँ पॉसिबिलिटी डिपेंड कर गई। कैसे? किंग एक नहीं होता, किंग कितने होते हैं? 4। मतलब उस कार्ड को फेवर करने के लिए कितने किंग तैयार हैं? 4 तैयार हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यहां जो फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे, यहां जो फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे वो कितने होंगे? ये 4 होंगे। मतलब यहां जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी इस बात के इवेंट की कि वो पत्ता जो ड्रॉ किया गया था डेक ऑफ कार्ड में से वो किंग है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बनेगी बच्चों 4/52 मींस 1/13। मेरी बात समझ आ गई? अगर यही शर्त लगाई जाती कि कार्ड ड्रॉ किया, देखिए कितने सारे केसेस में डिस्कस कर रहा हूं इसमें। अगर एक कार्ड ड्रॉ किया और मैंने कहा कि वो जो पत्ता है दैट अ कार्ड ऑफ स्पैड, मैंने शर्त लगा दी कि कार्ड जो मैंने ड्रॉ किया है दैट विल बी ऑफ स्पैड। वो पत्ता किसका है? स्पैड का। स्पैड के कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी के अंदर? बच्चों 13 पत्ते होते हैं। अब वो 13 पत्तों में से कोई भी हो सकता है। मैं तो यही तो कह रहा हूं कि जो पत्ता मैंने खींचा है वो स्पैड का है। तो आपके दिमाग में ये पॉसिबिलिटी जानी चाहिए कि स्पैड के पत्ते तो 13 होते हैं, तो 13 पत्तों में से कोई सा भी हो सकता है। मतलब उस पत्ते को फेवर करने के लिए आपके पास हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्ड्स? 13 कार्ड्स आर फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स इज 52। दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/4। क्लियर है पॉइंट कि नहीं है? ओके, एक और मैं नेक्स्ट आपसे इसी केस को डिस्कस करता हूं। जो कार्ड मैंने ड्रॉ किया, अगर मैंने बोल दिया कि वो कार्ड रेड है बच्चों, कैसा है? रेड। रेड कलर के कितने टाइप होते हैं डेक ऑफ कार्ड में? 26 है ना। हर्ट होते हैं और डायमंड होते हैं, पता होगा आपको। हर्ट्स के पत्ते होते हैं 13, तो ये हो गए, और डायमंड्स हो गए। तो 13 मिलकर के टोटल कितने हो गए आपके पास? 26 कार्ड ऐसे हो गए जो रेड हैं। मींस द प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? 52 का इसमें डिवाइड दे देंगे, मींस 1/2। देखिए कितने सारे केसेस मैंने इसमें डिस्कस किए। एक कार्ड आपने ड्रॉ किया, सिंपली एक कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल के दी आपको 1/52, यानी कि 1/52। दिस इज द वेरी सिंपल प्रोबेबिलिटी। आपने कार्ड खींचा, उस कार्ड खींचने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/52। मैंने कहा कि वो जो कार्ड आपने खींचा वो किंग होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपको पॉसिबिलिटीज पे जाना है। कार्ड है, किंग है, कितने किंग हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, तो 4/52। नेक्स्ट मैंने कहा कि वही कार्ड जो मैंने ड्रॉ किया वो स्पैड का है, तो फिर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो स्पैड को फेवर करिए। कितने नंबर ऑफ कार्ड्स ऐसे होंगे जो स्पैड को फेवर करेंगे? 13 कार्ड्स। मींस द प्रोबेबिलिटी इज 13/52, दैट मींस द 1/4। फिर मैंने नेक्स्ट केस लिया कि वो जो कार्ड मैंने ड्रॉ किया वो तो रेड कलर का था, तो रेड कलर के आपको पता होने चाहिए हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्ड्स आर देयर, है ना, इन ए डेक ऑफ कार्ड। तो 52 में से 26 कार्ड ऐसे होते हैं जो रेड होते हैं और 26 कार्ड ऐसे होते हैं जो ब्लैक होते हैं। तो इन द सेवरल केसेस वी हैव डिस्कस्ड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ कार्ड इन द सेवरल केसेस। ओके, नेक्स्ट देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स। मैं एक एग्जांपल आपको यहीं दे देता हूं इक्वली लाइकली इवेंट्स का। देखिए वैसे तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है कि जब भी हम कोई आउटकम्स ड्रॉ करते हैं, है ना, वो इक्वली लाइकली तभी होते हैं जब उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है।
जैसे कि मैंने कहा कि 52 कार्ड्स जो थे मेरे पास, डेक ऑफ कार्ड जो थे, उनमें से मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया। उस कार्ड के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। और बच्चों ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? वो भी तो हाफ ही आएगी। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों केसेस में ये जो दो इवेंट हैपन होंगे ये इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। जो प्रोबेबिलिटी काला पत्ता निकालने की है वही प्रोबेबिलिटी रेड पत्ता निकालने की है डेक ऑफ कार्ड में से। ठीक है, देखिए तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने डिस्कस कर रखे हैं। जैसे कि मैंने कहा अ ड्राइवर, आप इसको पढ़ सकते हो, ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। बताइए कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स में आएगा? नहीं आएगा। ये डिपेंड भी तो करता है कि कार में जो चीज मेन होनी चाहिए, जैसे फ्यूल है ना, इंजन सिस्टम है, या उसके अंदर कोई मैकेनिज्म उसका खराब है। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। So that means we cannot decide that the outcomes is equally likely or not। देखो एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाइज एंड अनवाइज का। जैसे सोले का जो सिक्का था ना, सोले पिक्चर का, वो फेयर कॉइन नहीं था। इसका मतलब ये था कि वहां जो फेयर कॉइन नहीं था तो फिर कैसे प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी हेड और टेल आने की? नहीं हो सकती ना। लेकिन अगर वो वही सिक्का अगर फेयर होता, यानी कि उस पर दोनों तरफ, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल लिखा होता, तो उस केस में वो सिक्का फेयर हो जाता। क्यों? क्योंकि उन दोनों के पास जो पॉसिबिलिटीज होती वो 50-50% होती। बट सोले के सिक्के में तो ऐसा नहीं था ना। यही सेम चीज यहाँ पे होती है। समटाइम्स हम प्रोबेबिलिटी हैपन कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट हैपन भी हो रहा होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट डिपेंड कर जाता है सिचुएशंस पे। जैसे कि नेक्स्ट में देखो ये क्या कह रहा है, पहला मैंने क्लियर किया कि कार को स्टार्ट करना भैया अकेले ड्राइवर का काम नहीं है, इंजन का काम है, उसमें पड़े फ्यूल का काम है, हो सकता है कि उसके किसी मैकेनिज्म की कमी हो। ओके, सो इट्स नॉट डिपेंड ऑन द ओनली ऑन ड्राइवर, राइट। द सेम थिंग इज गोइंग टू द प्लेयर। देखिए मैंने कहा कि ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी और ही शूट और मिस शूट दी शूट। कैसे कहा जा सकता है ना? आपके पास कोई भी कंडीशंस यहां पर अप्लाई नहीं है। ओके, तो ऐसे ही आप सेकंड को देखेंगे। थर्ड में मैंने कहा अ ट्रायल इज मेड टू सॉल्यूशन, यानी कि एक ट्रायल किया जा रहा है सॉल्यूशन के लिए। क्या ट्रायल किया जा रहा है? अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन के लिए, द सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। इसमें कुछ और कर सकते हो आप। आपने किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के दिया, सामने वाला है तो गलत बताएगा या सही बताएगा, यानी कि गलत होने की प्रोबेबिलिटी हाफ और सही होने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ। मीन्स आपको यहाँ जो ये जो आउटकम्स आएंगे राइट होने का, किसी क्वेश्चन के राइट होने का या किसी क्वेश्चन के रॉन्ग होने का, it is the equally likely outcomes। The same thing happen with the fourth you can do। okay, now मैं equally likely outcomes की बात कर रहा था, ऐसे ही होता है हमारा equally likely events। इसमें क्या होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स में? यहाँ इवेंट्स की बात होने लग जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ए इवेंट है, एक बी इवेंट है, मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, मैंने देखा कि ये तो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। ठीक है, एक और बेसिक सी चीज मैं आपको इसमें बताऊं इक्वली लाइकली इवेंट्स के साथ। मोर ऑफ होता क्या है कि ये जो आउटकम्स होते हैं, देखो एक सिक्का है कॉइन बेटा, कोई भी आप कॉइन ले लीजिए। मैंने कहा इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान देना, 1/4। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। बताओ बेटा ये सिक्का फेयर है कि नहीं है? टाइम लीजिए आप, आराम से बता के मुझे बताइए। ये सिक्का फेयर नहीं है। क्यों नहीं है? 4 अटेम्प्ट में 3 बार क्या आएगा? टेल आएगा, और एक बार क्या आएगा? हेड आएगा, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी से कम है। जबकि फेयर कॉइन कौन होता है? जिसमें प्रोबेबिलिटी सेम होती है, जितनी हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है उतनी ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तभी सिक्का कॉइन यानी कि फेयर माना जाता है। यहां पे मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो यही बताने जा रहा हूं कि किसी भी सैंपल स्पेस में, किसी भी सैंपल स्पेस में अगर मेरे पास फेयर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसका जो आउटकम्स होता है, अगर मैं उनको W1 W2 और ऐसे ही मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं बच्चों WN से, इसमें से मैं किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालूं वो बराबर आएगी किसी दूसरे प्रोबेबिलिटी से। ध्यान रखोगे आई एंड जे के लिए, फॉर ऑल आई एंड जे का मतलब समझ गए होंगे आप। नहीं पता है तो मैं आपको एक एग्जांपल के बेसिस पे बता सकता हूं। जैसे देखिए
मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 निकाल लीजिए, तो यही प्रोबेबिलिटी W4 की आनी चाहिए। W1 पहला आउटकम है, W4 फोर्थ आउटकम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको कोई ध्यान से नहीं देखता कि सैंपल स्पेस कब फेयर होगा। सैंपल स्पेस तब फेयर होगा जब उसमें जो पार्टिसिपेटेड आउटकम्स हैं उनके इक्वली लाइकली होने की शर्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हेड आने की, जैसे कि मैंने एक सैंपल स्पेस बनाया होता इसी केस में, ये जो केस मैंने डिस्कस किया था, इसमें मैंने सैंपल स्पेस बनाया, उसमें लिख दिया हेड और टेल, लेकिन मुझे क्या पता है कि ये फेयर है कि नहीं है। अब आपको पता चला कि नहीं, ये फेयर है कि नहीं है। ये फेयर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसमें 1/4 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इसमें 3/4 है। तो यही सेम केस तो यहाँ है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको सैंपल स्पेस में कि कौन सा सैंपल स्पेस फेयर होगा और कौन सा सैंपल स्पेस फेयर नहीं होगा। तो आप ये भी पता कर सकते हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में देखिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको यहां डिस्कस कर देता हूं। एग्जॉस्टिव हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये होता है कि इनकी शर्त पहले तो ये देख लो ये होता क्या है। एनी टू इवेंट्स, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिख देता हूं इसको, ए एंड बी, एनी टू इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इन शॉर्ट बोला हूं है ना, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज, ये मैथमेटिकली है। कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको आप लॉजिकली पढ़ना तो क्या निकलेगा, दे कैन नॉट हैपन टूगेदर, यानी कि साइमल्टेनियसली कभी भी हैपन नहीं हो सकते। तभी तो उनके बीच में कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर ए हैपन हो रहा है तो बी को रोक दो, बी हैपन नहीं होगा। और अगर बी हैपन हो रहा है तो फिर ए को रोक दो। मीन्स आप दोनों इवेंट्स को एक साथ हैपन नहीं करा सकते, और यही शर्त है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। आप डेफिनेशन भी पढ़ोगे, खूब सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे बुक में, खूब सारी अलग अलग डेफिनेशंस मिल जाएंगी, बट द बेसिक आइडिया ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्पटी सेट। एडजस्टिव इवेंट्स में क्या होता है, इनको भी देख लो। मान लो तुम्हारे पास इवेंट्स हैं E1 E2 एंड डॉट 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 En, ये आपके पास, अगर आपने इनका यूनियन किया, आई को वेरी करा दीजिए 1 से लेकर के, और इन्होंने पूरा का पूरा सैंपल स्पेस निकाल के दे दिया, इसका मतलब है कि ये इवेंट्स कैसे हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं करना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने का कोई भी मतलब एग्जॉस्टिव से नहीं है, एग्जॉस्टिव होने का कोई भी मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से नहीं है। मैंने थ्रो ए डाइस किया है ना, थ्रो ए डाइस, और उस डाइस से मुझे आउटपुट मिले 1 2 3 4 5 6। एक कलेक्शन मैंने ए बनाया, एक्स, एक्स को कहा एक्स इज ऑड। एक मैंने बी कलेक्शन बनाया बच्चों, बी को एक्स, एक्स को कहा मैंने एक्स इज इवन। बता सकते हो इसमें कौन कौन से नंबरिंग आएंगे, इसमें आएगा 1 3 5, और इसमें क्या क्या आएगा 2 4 और 6। क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है? सोचो अगर मैं बात कर रहा हूं ऑड नंबर की, तो क्या कोई इवन नंबर हैपन होगा? कभी नहीं होगा। मतलब ए हैपन हो रहा है, ए क्या हैपन हो रहा है कि ऑड नंबर आना चाहिए, तो बी स्टे में है, क्योंकि बी के पास कलेक्शन किसका है, इवन नंबर का, चुपचाप बैठा हुआ है। यही शर्त तो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने की। ये दोनों के दोनों इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकालोगे तो एम्पटी सेट आएगा। ये दोनों के दोनों इवेंट बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और ये एग्जॉस्टिव भी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का यूनियन कर दो, सैंपल स्पेस बन जाएगा पूरा का पूरा। क्लियर है मेरे पॉइंट? देखिए मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। आज इस सेशन में हम आज क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम ये है कि एक गेम है और ये चांस कंसिस्ट करता है ऑफ स्पिनिंग अ एरो विद द कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, इस तरीके का कोई फिगर इसमें दे रखा होगा, मैंने फिगर इसमें पेस्ट नहीं किया है। और इसमें इस तरीके के कितने नंबर लिखे होंगे, 8 नंबर्स। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 8 नंबर्स में, वेट ए मिनट। और इस पे इस तरीके से नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है। इसको स्पिन किया जा रहा है, यानी कि इसको मूव किया जा रहा है, और इसमें कहीं एक तरफ पॉइंटर लगा होगा। सपोज यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है, जहां पे भी पॉइंटर लगा होगा। एंड दीज आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखो कितना समझ में आ रहा होगा कि आपको ये अच्छी तरीके से बता दिया गया कि सारे के सारे आउटकम्स कैसे हैं, इक्वली लाइकली। मतलब यही है
कि जो प्रोबेबिलिटी 1 आने की होगी बेटा वही प्रोबेबिलिटी 7 आने की होगी, वही प्रोबेबिलिटी 8 आने की होगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो कुछ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यानी कि 1 फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आ गई 4/8। दिस इज नॉट द फेयर। इसीलिए बोला जाता है कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके आउटकम्स के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट 8। सिंपल सी बात है, 8 का मतलब क्या, इवेंट। इवेंट में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/8। समझ में आ गया होगा, क्योंकि फेवर करने वाला एक ही एलिमेंट हुआ। नेक्स्ट देखो एन ऑड नंबर। बच्चों ऑड नंबर के केसेस में जो सैंपल इवेंट बनेगा, यहां से जो इवेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑड नंबर बताओ इसमें मुझे कौन कौन से, 1 3 5 एंड 7। सो फेवरेबल कितने हो गए 4, टोटल कितने 8, कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2। नेक्स्ट देखो अ नंबर ग्रेटर देन 2। बच्चों दो से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 3 4 5 6 7 एंड 8। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 6 नंबर, टोटल नंबर ऑफ कितने 8। सो द प्रोबेबिलिटी इज 3/4। लास्ट देखो, लास्ट में क्या कह रहा है, अ नंबर लेस देन 9। 9 से छोटे नंबर, अरे सारे नंबर ही तो 9 से छोटे हैं। तो इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा देखो इसमें जो इवेंट हुआ ये श्योर इवेंट बन गया, एक से लेकर के वही सैंपल स्पेस हो गया, वही इवेंट हो गया। तो ऐसे केस में उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी कि 52 पत्तों की एक गड्डी है, अच्छे से फैटी गई गड्डी। अच्छे से फैटी गई गड्डी का मतलब रैंडमाइजेशन हो गया है सारे के सारे कार्ड्स का, और उनमें से एक पत्ता आपको ड्रॉन करना है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी किस चीज की, अ किंग ऑफ रेड कलर। ओहो, किंग भी होना चाहिए और फिर रेड कलर भी होना चाहिए। रेड कलर के कितने किंग होते हैं, जल्दी बताओ मुझे। रेड कलर के 2 किंग होते हैं, हर्ट और डायमंड। तो कितने ऐसे, यानी कि इस पत्ते को फेवर करने के लिए, इस पत्ते को फेवर करने के लिए मेरे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, 2। और टोटल कितने होते हैं बच्चों, 52। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 1/26। नेक्स्ट देखो फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब क्या होता है, जोकर से लेकर के जो किंग तक के कार्ड होते हैं बच्चों, जोकर है, क्वीन है और किंग, ये सारे के सारे कार्ड होते हैं फेस कार्ड। 4 जोकर होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं और 4 ही किंग होते हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड बताओ मुझे, 12 हो गए ना। और टोटल कार्ड्स कितने थे मेरे पास, 52। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बच्चों निकाल लोगे ना, कितनी आ जाएगी बताइए, 12/52। कैलकुलेट कर लेना, ये आपका थोड़ा सा मैटर है, अब इतना तो तुम कर ही सकते हो यार। रेड फेस कार्ड बताओ जल्दी से मुझे, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। देखिए 2 ही तो होते हैं रेड फेस कार्ड में, कैसे, जोकर, क्वीन और किंग। तो रेड में 2 इसके हो गए, क्योंकि 2 तो ब्लैक होते हैं ना, 2 इसके हो गए बच्चों और 2 इसके हो गए। टोटल कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी हो जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे 6/52। ठीक है, नेक्स्ट देखो जैक ऑफ हार्ट्स। जैक का मतलब बेटा जोकर से होता है, ठीक है। हर्ट्स का जोकर होना चाहिए, अरे कितने होते हैं रे, एक ही तो होता है जोकर। किसका, हर्ट्स का। हर्ट्स के अंदर एक ही जोकर होता है ना, हाँ। तो 1/, यानी कि 1/52 हो जाएगी इस बात की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखो स्पैड कार्ड होना चाहिए, कितने कार्ड होते हैं स्पैड, 13। 13/15 टू 1/4। नेक्स्ट देखो क्वीन ऑफ डायमंड्स, अरे क्वीन ऑफ डायमंड्स कितनी होती हैं, एक ही तो होती है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52। लो क्वेश्चन समझ में आया। कोई चीज अगर आपको नहीं भी समझ में आई है तो आप बात दोबारा से देख लीजिए, थोड़ा पोज कर करके देख लीजिए मेरी वीडियो को, बड़े आराम से आपको सारे सवाल समझ में आएंगे। नेक्स्ट देखो, अब पिगी बैंक कंटेन्स 100 पैसे कॉइन, यानी कि 50 पैसे के जो कॉइन हैं वो कितने हैं, 100।
फिर कह रहा है 50 1 रुपीज कॉइन है। 1 रुपीज के कितने कॉइन है? ये 50 है आपके पास। 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं? ये हैं आपके पास 20। ये लिखा बच्चों 50, ये लिखा। ऐसा मत करना कि कहां से लेके जा रहे हैं। 100 बच्चों ये लिखा। और लास्ट में देखो 10 लिखा हुआ है रुपीज 5 के। 5 रुपीज कॉइन कितने हैं हमारे पास? 10। टोटल कॉइन्स कितने हो गए? सबसे पहली बात तो टोटल स्पेस बना लीजिए। टोटल कॉइन्स हो गए मेरे पास 150 और 30 180 हो गए कि नहीं? अब सोचो, ये कह रहा है बिल बी अ 50 पैसे कॉइन। हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन? अरे 50 पैसे कॉइन कितने हैं? एक कॉइन खींच रहा होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, है ना, ये कह रहा है इक्वली लाइकली वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। यानी कि एक पत्ता निकालने जैसा केस यहाँ पे हो रहा है कि एक सिक्का निकालना है। वो सिक्का 50 पैसे का होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 50 पैसे के कितने कॉइन है जो उसको फेवर कर सकते हैं? 100। तो 100 अपॉन 180 इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों। यहाँ ऐसे लिख लिया करो प्रोबेबिलिटी, और फिर इसके सामने लिख दिया करो 100। ऐसे मत सोचना कि सर तो ऐसे ही लिख देते हैं। नो, डजेंट मैटर। आप उस इवेंट्स को उसके अंदर लिखिए कि हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन। अच्छा मुझे बताओ कि 5 रुपीज कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? विल नॉट बी यानी कि कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। मैं कहता हूं कि इस इवेंट को ई बना देता हूं। ध्यान से देखना, इस इवेंट को ई बना देते हैं। क्या कह रहे हैं हम? विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, है ना? यही तो कह रहा है ये कि 5 रुपीज कॉइन क्या है? ई। तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मुझे बताओ? इसका बिल्कुल उल्टा, विल बी अ 5 रुपीज कॉइन। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे कितनी होती है? 5 रुपए का सिक्का होना चाहिए। 5 रुपए के सिक्के ऐसे कितने हैं जो इसको फेवर कर देंगे? 10, यानी कि 10 अपॉन 180। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई कि वो सिक्का किसका है? 5 रुपए का। मैंने अभी आपको बताया था कि जब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करी जाती है तो कितना आता है? 1 आता है। तो मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकाल रखी है? 10 अपॉन 18। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी जो वो आपसे पूछ रहा है ये आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, है ना? यही तो आ जाएगी। तो 1 माइनस 10 अपॉन 180, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करोगे तो इधर आ जाओ 170 अपॉन 180। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 5 का सिक्का नहीं है। ठीक है ना? आ गई होगी समझ में आपको? एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और उसके बाद मैं इस सेशन को खत्म करूंगा। 2 क्वेश्चन मेरे इस लास्ट स्लाइड पे हैं। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स? 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। यानी कि एक ऐसा इवेंट ये बता रहा है कि कोई 2 स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। देखो ये इवेंट है यहां से यहां तक का, और इस बात की ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि वो कितनी है? 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? अरे भैया, बर्थडे सेम प्लस बर्थडे नॉट सेम, कितना आएगा? 1। अब बर्थडे नॉट सेम की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बर्थडे सेम की 1 माइनस 0.992। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.008। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों बच्चों का जन्मदिन सेम होगा। नेक्स्ट देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के बता देना है फटाफट से। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की? 0.7 हो सकती है। कैसे टॉपिक ध्यान लगाओगे? अरे प्रोबेबिलिटी का मान 1 से बड़ा नहीं होता, 0 से छोटा नहीं होता। इसके बीच में जो भी चीज लाई कर रही है वो सब होगी, जो चीज नहीं लाई कर रही है वो नहीं होगी। क्या ये चीज होगी? ये नहीं होगी। ये भी होगा 2/3। 15% का मतलब क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 100। तो ये भी आ जाएगा इसी बीच में। 0.7 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली प्रोबेबिलिटी होगी और ये वाली प्रोबेबिलिटीज नहीं होंगी। आज के सेशन को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं और इंटरेस्टेड क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा।
थोड़ा सा हम धीरे धीरे इस सेशन को कैसे ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी बेसिक स्टडी कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस जाएंगे और उस एडवांस में हम एनटीएससी के क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। हालांकि एनटीएससी में भी इतने एडवांस क्वेश्चन नहीं आते, वो भी एक बेसिक से रिलेटेड होता है। बस यहाँ जो आप स्टडी कर रहे हो इसमें आपको दोनों चीजें कवर होंगी, बोर्ड एग्जाम्स का भी क्लियर होगा। 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास में जो भी प्रोबेबिलिटीज के कॉन्सेप्ट होते हैं कॉन्फ्रेंसिव वे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे सेशन से जुड़े रहिए। आपको आज का अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए तो थैंक यू।